गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मैडम मैरी क्यूरी पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। जीवनादर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चों, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पुरस्कार को शुरू और उसकी स्थायी व्यवस्था करने का श्रेय स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल को है। अल्फ्रेड नोबेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब हम मैरी क्यूरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैरी क्यूरी बचपन में मारिया स्कोलोडोवस्का नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें मान्या भी पुकारते थे। उनका जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वारसा, पोलैंड में हुआ था। मैरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मैरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस समय वारसा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं को प्रवेश करना मना था। इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के सोरबन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें ये फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया के साथ ये निर्णय लिया कि ब्रोनिया पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मैरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। मैरी ने 4 वर्षों तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। 4 साल बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मैरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 ईस्वी में वे पेरिस के लिए रवाना हो गई। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मैरी ने अलग रहने का निश्चय किया, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। इसीलिए मैरी को 6ठी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्म और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता था। पेरिस में ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था प्यारे क्यूरी। प्यारे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 ईस्वी में प्यारे क्यूरी और मैरी क्यूरी विवाह सूत्र में बंध गए। इन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया। 1897 ईस्वी में आयरिन हुई और 1904 ईस्वी में ईव। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। वे अपनी बेटियों को भी पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला
का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे ये प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। यूरेनियम की जगह उन्होंने देखा कि मिश्रित यूरेनियम में अधिक सक्रियता है और ये मिश्रित यूरेनियम पिट्सब्लेन नामक खनिज में यह तत्व है। परंतु पिट्सब्लेन कोई आम चीज़ नहीं है। इसका मूल्य ज़्यादा था। परंतु सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिट्सब्लेन देने के लिए राजी हो गई। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं था, इसीलिए उनकी लगन से ही ये संभव हो पाया। ये कार्य किसी युद्ध से कम न था, क्योंकि कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण का काम शुरू हो गया। 2 महीने तक उबलते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर प्यारे कभी-कभी निराश भी हो जाते थे, लेकिन मैरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मैरी खुद करती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। बच्चों, क्योंकि ये कार्य उन्होंने साधारण एक कमरे में किया, इसीलिए इससे प्रभाव से उनके शरीर पर अधिक क्षति पहुंची। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सकी। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य इस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया। शोध कार्य सफल हुआ। एक नए तत्व की खोज हुई। बच्चों, 2 साल बाद उन्हें एक तत्व की खोज हुई। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की खोज की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की भी खोज कर चुके थे। उनकी ये खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बेकरेल पियरे क्यूरी के सहयोगी थे। पियरे क्यूरी उनके पति के दोस्त थे। हेनरी बेकरेल। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। क्यूरी दंपति को इन खोज कार्य को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला से गैस निकलने की व्यवस्था भी न थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वस्थकर था। फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। इतनी परेशानियों के बाद भी वे अपनी लगन से
इस शोध कार्य को संपूर्ण कर सके। फिर देखो दूसरा पैराग्राफ। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र और शास्त्र में 1903 ईस्वी में पति प्यारे क्यूरी तथा हेनरी बैकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 ईस्वी में पति प्यारे क्यूरी और हेनरी बैकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। ये याद रखना, रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। केवल 2 वर्ष बाद ही अर्थात 1903 ईस्वी में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1911 ईस्वी में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम की शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार 1903 में मिला, दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 ईस्वी में मिला। पहला पुरस्कार भौतिक शास्त्र में मिला और दूसरा रसायन शास्त्र में। फिर देखो, क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा, परंतु ये ख्याति और प्रतिष्ठा प्यारे के जीवन में ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। एक सड़क दुर्घटना में मैरी को छोड़ प्यारे इस दुनिया से चल बसे। पति की मृत्यु के बाद प्यारे के स्थान पर मैरी क्यूरी को सोरबन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। पहली बार किसी महिला को इस पद को सुशोभित किया। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। मैरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की। उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती है। इनसे जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होता है। अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मैरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा। रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमज़ोर और खोखला कर दिया था। अंत में 4 जुलाई 1934 ईस्वी को मैरी क्यूरी का निधन हो गया। मैडम क्यूरी की मृत्यु की खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया। मैरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। ये लाइन याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में ये एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनकी युगांतरकारी खोजों के और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व की सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है। बच्चों, तुम्हें पाठ समझ में आया?